अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। इन्फिनिटी राइड से हमसे एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और जो आज की वीडियो उसका टॉपिक है हमारा हाउ टू इंटरप्रेट अ बाइक। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आए वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं कि हाउ टू इंटरप्रेट अ बाइक। इस वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी कि वाट आर इंजन, ये उसी का पार्ट 2 है। उसमें हमने बाइक के इंजन के ऊपर सारा डिस्कस किया था और अब हम बाकी चीज़ें जो बच गई वो डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है वेट, कि बाइक का वेट क्या होता है और वो किस तरह इंटरप्रेट करता है। अब बाइक का जिस तरह इंजन हम बढ़ाते जाएंगे उसका वेट बढ़ता जाएगा, उसकी पावर बढ़ती जाएगी। बाइक की पावर जब बढ़ाएंगे उसका वेट बढ़ जाएगा। किस तरह बढ़ जाएगा कि जब हम बाइक की पावर बढ़ाते हैं तो उसका सिंपल और ईजीएस्ट वे होता है कि बाइक का इंजन का जो सीसी है उसको बढ़ा दिया जाए। और जब हम इंजन का सीसी बढ़ाते हैं तो उससे ना सिर्फ हमारा जो इंजन है वो लार्जर होता है बल्कि उसके साथ साथ हमारा इंजन हैवी भी हो जाता है। और जितना इंजन हैवी होता जाएगा उस इंजन को ओवरकम करने के लिए हमें चेसिस का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारा इंजन का साइज़ और चेसिस का साइज़ बढ़ेगा तो हमारी बाइक का वेट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। इसमें जो चीज़ देखी जाती है वो है पावर टू वेट रेशो। वो टर्म हम यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि इस बाइक का वेट कम है तो ये कितनी पावर देगी, और इस बाइक का वेट ज़्यादा है तो ये बाइक कितनी पावर देगी। वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन होता है कि ड्राई वेट, लेकिन हम ड्राई वेट को नहीं, हमने जो चीज़ देखनी होती है वो देखना होता है उसका वेट वेट, कि इस बाइक का वेट वेट ना होगा। क्योंकि बाइक के अंदर हमने ऑयल डालना है, उसके अंदर पेट्रोल डालना है, उसके अंदर हमने बैटरी इंस्टॉल करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी एक वेट रखती हैं अपना, और जब ये भी बढ़ेंगी तो इससे भी वेट हमारा बढ़ेगा। तो हमने इस सब चीज़ों को देख के फिर बाइक को डिसाइड करना होता है। अब जो हमारी बाइक्स हैं, जिस तरह हमारे पास डर्ट बाइक्स हैं, हमारे पास दूसरी बाइक्स हैं जिनमें हमारे पास ट्रेल बाइक्स आ जाती हैं, उन बाइक्स का वेट कम होता है। वो ऑलमोस्ट 200 पाउंड्स के राउंड अबाउट उनका वेट होता है। 200 पाउंड्स प्लस भी हो सकता है, 200 पाउंड्स माइनस भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास जो अगली बाइक्स आ जाती हैं हमारी क्रूजर बाइक्स, उनके अंदर वेट 900 पाउंड्स तक होता है, कि 900 पाउंड से प्लस भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। लेकिन जो बाइक्स हैं हमारी वो लो वेट के ऊपर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हील बेस को, कि व्हील बेस क्या होता है। व्हील बेस की सबसे पहले डेफिनेशन ये है कि व्हील बेस हमारा फ्रंट एक्सल से लेके बैक एक्सल तक जो डिस्टेंस बनता है ये हमारा व्हील बेस होता है। इसमें फ्रंट टायर की टिप से बैक साइड की टिप तक उसको काउंट नहीं करना, बल्कि हमने एक्सल टू एक्सल इसको काउंट करना है। जो एक्सल टू एक्सल डिस्टेंस होगा वो हमारा व्हील बेस होगा। व्हील बेस जो शॉर्ट बाइक्स आती हैं जो, उनमें 52 इंचेस होता है, और जो लॉन्ग बाइक्स आती हैं उनमें 72 इंचेस होता है। और 72 इंचेस ये डोमेन जो है ये क्रूजर बाइक्स के लिए यूज़ की जाती है। शॉर्ट बाइक्स आती हैं 52 इंचेस में, उनमें हमारे स्पोर्ट्स बाइक्स आ रही होती हैं या दूसरी बाइक्स डर्ट बाइक्स वगैरह आ रही होती हैं, लेकिन हम इनको एक्सटेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। सेल्फ मॉडिफिकेशन के जरिए हमको 72 इंचेस तक लेके जा सकते हैं। 72 इंचेस से लंबी बाइक्स भी देखी जाती हैं रोड्स के ऊपर, लेकिन वो सारी की सारी सेल्फ मॉडिफाइड होती हैं, जिसमें क्रूजर बाइक्स को मॉडिफाई करके उनको एक्सटेंड कर दिया जाता है थोड़ा। व्हील बेस ये किस तरह इफेक्ट करता है बाइक के ऊपर, कि व्हील बेस जितना छोटा होगा उतनी बाइक की पावर ज़्यादा होगी, बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी। बाइक को जब हम कॉर्निंग करेंगे उसकी हैंडलिंग ईजी होगी। लेकिन जैसे जैसे व्हील बेस बढ़ता जाएगा बाइक की जो हैंडलिंग है वो कम होती जाएगी, लेकिन व्हील बेस बढ़ने से हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इसका सिंपल ये है कि अगर हमें स्टेबिलिटी चाहिए तो व्हील बेस उसको बढ़ा दें, लेकिन अगर हमें कॉर्निंग करनी है, हमें स्पीड टर्न्स करने हैं, तो हमें व्हील बेस छोटा चाहिए। जब कोई बाइक कंपनी जो है वो बाइक को मैन्युफैक्चर करती है, वो सबसे पहले देखती है कि हम किस कैटेगरी में इस बाइक को बना रहे हैं। अगर तो वो बना रहे हैं कि उसको स्पोर्ट्स कैटेगरी में या ऑफ रोड कैटेगरी में, तो उसका व्हील बेस छोटा रखा जाता है। उसके व्हील बेस छोटे रखने से क्या होता है कि स्टेबिलिटी जब स्पीड में होती है तो बाइक की स्टेबिलिटी कम होती है। ये नहीं है कि अगर बाइक स्लो जा रही है तो अभी वो स्टेबल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। जब वो बाइक थोड़ी स्पीड में ज़्यादा स्पीड में जाती है तो उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन उस बाइक का जो कॉर्निंग एंगल है वो हमेशा वो ज़्यादा होता है, कि हम उस बाइक को कॉर्निंग करते हुए हमें पावर कम चाहिए होती है और वो बाइक जल्दी मुड़ जाती है। लेकिन जो क्रूज़ बाइक्स हैं, क्योंकि उनको हमने लॉन्ग टूर्स पे लेके जाना होता है, तो हमें लॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए होती है, कि हमें मोटरवे स्टेबिलिटी जिसको कह देते हैं, हमें मोटरवे स्टेबिलिटी चाहिए होती है। तो मोटरवे स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास व्हील बेस बड़ा कर दिया जाता है। उससे बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन उससे कॉर्निंग बाइक की वो कम हो जाती है। इसके बाद जो हम तीसरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो है रेक और ट्रेल। तो रेक और ट्रेल ये दोनों चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। और सबसे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि रेक क्या होता है। रेक एक एंगल है जहाँ पे नेक हेड स्टॉक जो है वो सेट होता है। इसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। ये 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होता है। 20 डिग्री से लेकर 22 23 डिग्री तक ये स्पोर्ट्स बाइक के अंदर यूज़ किया जाता है। और जिस तरह हम ये 23 या 24 से इंक्रीज़ करता है, ये क्रूज़ बाइक्स के अंदर आना शुरू होता है। 30 डिग्री तक ये क्रूज़ बाइक्स के अंदर यूज़ होता है। ब्रेक वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ लिंक्ड होता है। जब रेक बढ़ेगा फोक लेंथ है वो बढ़ेगी, और जब फोक लेंथ बढ़ेगी तो व्हील बेस भी बढ़ेगा,
और जब व्हील बेस भी बढ़ेगा और फोक लेंथ बढ़ेगी तो वेट है वो रेयर टायर के ऊपर शिफ्टेड हो जाएगा। और जैसे जैसे हम रे को बढ़ाते जाएंगे हमारा जो वेट है वो रेयर टायर के ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। इसके बाद आते हैं हम ट्रेल के ऊपर कि ट्रेल क्या है। ट्रेल एक इमेजिनरी पॉइंट है, ये इसकी डेफिनेशन नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये एक इमेजिनरी एक डिस्टेंस है कि टायर कहाँ पे जाके ग्राउंड के साथ टच हो रहा है। और ये एक स्टीयरिंग एक्सिस से लेके टायर तक जो डिस्टेंस है जो उसको इंटरसेक्ट करता है ये ट्रेल में आ जाता है। रेक और ट्रेल जब बढ़ते हैं तो व्हील बेस बढ़ जाता है। अब जिस तरह व्हील बेस में मैंने बताया था कि जब व्हील बेस बढ़ेगा तो बाइक की लेंथ बढ़ जाएगी और उसके साथ साथ बाइक की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन उसकी जो कॉर्नरिंग है वो कम होती जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम इन चीज़ों को देखें कि रेक को, ट्रेल को, फोक लेंथ को और उसके बाद व्हील बेस को और उसके साथ वेट को भी, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। जब सब चीज़ों में इंक्रीज़ आएगा, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके नतीजे में हमें स्टेबिलिटी मिलती जाएगी। हमारी बाइक जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती जाएगी। लेकिन उसका बैड फैक्टर देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि बाइक की जो कॉर्नरिंग है वो कम होती जाएगी। कि हम बाइक्स को जो कॉर्नरिंग के लिए यूज़ करते हैं, कॉर्नरिंग पर्पज़ के लिए हम उन बाइक को यूज़ नहीं कर सकते जिनमें फोक लेंथ ज़्यादा होगी, जिनमें व्हील बेस ज़्यादा होगा, जिनमें रेक ट्रेल ज़्यादा होगी और जिन बाइक्स का वेट ज़्यादा होगा। अब हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है सीट हाइट और कैरिंग कैपेसिटी। सीट हाइट क्या है कि सीट हाइट वो स्पॉट जिधर एक राइडर बैठता है उधर से लेकर ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो सीट हाइट में आता है। सीट हाइट पोस्चरल इफेक्ट करती है कि स्पोर्ट्स बाइक में हमारा पोस्चर फ्रंट शिफ्टेड होता है और जो हमारी क्रूज बाइक्स हैं या दूसरी बाइक्स हैं उनमें हमारा वेट बैक शिफ्टेड होता है। सीट हाइट इतना ज़्यादा डिपेंड बाइक के ऊपर नहीं करती है, लेकिन सीट हाइट जो है वो पोस्चर के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद हम जाते हैं बाइक की कैरिंग कैपेसिटी हो गई। बाइक की कैरिंग कैपेसिटी क्या है? बाइक की कैरिंग कैपेसिटी बाइक की वो कैपेसिटी है कि वो कितना वेट कैरी कर सकती है। हर बाइक की कैरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है। स्पोर्ट्स बाइक की कैरिंग कैपेसिटी और होगी, क्रूज बाइक की कैरिंग कैपेसिटी और होगी। बाइक की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बाइक के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है कि बाइक का स्ट्रक्चर क्या है। बाइक में जो स्पोर्ट्स बाइक है उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि उन्हें हम यूज़ ही स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए करते हैं, रेसिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, तो उसमें हमें कैरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत नहीं होती, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैरिंग कैपेसिटी के लिए नहीं बनाया जाता। लेकिन जो हमारी क्रूज बाइक्स हैं और जो हमारी लॉन्ग टूर बाइक्स जो हैं उनका स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से होता है कि वो बाइक वेट कैरी कर सकें। उनके ऊपर गेयर्स लगे हुए होते हैं जिनके अंदर हम अपना वेट रख सकते हैं और हम उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर कि बाइक्स में कौन से ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। बाइक्स में 4 तरह के ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किए जा रहे हैं। बाइक में सबसे पहला जो ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वो है ड्रम ब्रेक। ये हमारी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है कि इसमें बाइक के अंदर सिंपल ड्रम बनाया हुआ होता है एक, उसके अंदर जिसको ब्रेकिंग शूज़ होते हैं इनको मोस्टली हम लेदर्स कहते हैं, वो उसके अंदर प्रेस करते हैं और उसके नतीजे में हमारा बाइक का जो टायर है वो स्लो हो जाता है और हमारी बाइक रुक जाती है और ये 50 to 55 एम्पियर की स्पीड उस तक ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसके बाद जो दूसरी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो है कि सिंपल डिस्क ब्रेक सिस्टम। उसमें जो चीज़ें यूज़ की जाती है उसमें पिस्टन यूज़ किया जाता है, कैलिपर यूज़ किए जाते हैं और उसके बाद उसमें भी लेदर्स यूज़ किए जाते हैं, ब्रेकिंग शूज़ जो होते हैं। और उसमें जो राइडर है वो ब्रेक को प्रेस करता है, उसके अंदर हमारा पिस्टन मूव करता है, पाइप से उनके अंदर फ्लूइड्स होता है और वो कैलिपर को मूव करवाते हैं। और जो ब्रेकिंग शूज़ हैं वो रिम के ऊपर एक प्लेट लगी होती है, उसको प्रेस कर देते हैं और उसके अंदर हमारी बाइक रुक जाती है। अब तीसरा जो सिस्टम यूज़ किया है वो है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको ABS भी कहते हैं। उसमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ की, जिस तरह सिंपल डिस्क ब्रेक में है कि पिस्टन है, उसके अंदर कैलिपर है, उसके अंदर लेदर्स हैं, लेकिन इसमें एक जो चीज़ एक्स्ट्रा यूज़ की जाती है वो है सेंसर्स। कि बाइक के दोनों टायर्स के ऊपर सेंसर्स लगे हुए होते हैं। वो बाइक के सेंसर्स क्या करते हैं, वो हमारी बाइक को सेंस करते हैं, उसके नतीजे में वो हमारे टायर को लॉक होने से प्रोटेक्ट करते हैं कि उसमें हमारा टायर है वो लॉक नहीं होता और उसके नतीजे में हमें स्किडिंग से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद आते हैं हम CBS के ऊपर। CBS इतना कॉमन यूज़ नहीं किया जाता बाइक्स में, लेकिन ये गाड़ियों का सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें दोनों ब्रेक्स आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। जब हम रेयर ब्रेक को प्रेस करते हैं तो उसके साथ वाल्व्स लगे होते हैं कि वो वाल्व्स ओपन होते हैं। जो फ्लूइड है वो फ्रंट वाल्व्स की तरफ मूव करता है, फ्रंट वाल्व्स ओपन होते हैं, उसके नतीजे में हमारी दोनों ब्रेक्स एट अ टाइम काम कर रही होती हैं। इसके बाद हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है सस्पेंशन। तो फ्रंट के ऊपर सस्पेंशन यूज़ करती है वो है टेलीस्कोपिक फोक और उसके साथ साथ अपसाइड डाउन टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन यूज़ की जाती है। टेलीस्कोपिक है उसमें शॉक नीचे की तरफ मूव करता है और उसके अंदर डंपर ऑयल होता है और उसके अंदर स्लाइडर होते हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे शॉक में वर्किंग करती हैं। इसके बाद जो बस अपसाइड डाउन शॉक है उसमें दोनों साइड, अपर साइड और लोअर साइड दोनों मूव करती हैं और ये ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। मोस्टली स्पोर्ट्स बाइक्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका एक बैड फैक्टर ये है कि इसके अंदर जो डंपर ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी लीकेज बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं रियर शॉक्स के ऊपर। रियर शॉक्स में 3 तरह के शॉक्स यूज़ किए जाते हैं। हमारा मोनो शॉक यूज़ किए जाते हैं, स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन यूज़ की जाती है और उसके बाद हमारे पास गैस फील्ड या नाइट्रॉक्स सस्पेंशन यूज़ की जाती है। मोनो शॉक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर यूज़ किया जाता है कि इसके अंदर जो लोड है
वो चेसिस के ऊपर होता है, बैक के ऊपर हमें इतना लोड नहीं चाहिए होता, तो बैक के ऊपर मोनोशॉक यूज़ कर दिया जाता है और इसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स बाइक के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके बाद आते हैं स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक्स उनके ऊपर। स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक शॉक्स बाइक का जो सस्पेंशन है तो उसमें हमारे पास एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और एक हमारे पास उसका स्लाइडर जो हमारे उसके बार के अंदर होता है, और जब जंप वर्क करता है तो स्लाइडर उसके अंदर मूव करता है बार के अंदर और नीचे की तरफ प्रेस हो जाता है, और जो स्प्रिंग है वो उसको दोबारा उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। लेकिन इसका बैड फैक्टर क्या है कि जो डंपर ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी कैविटेशन स्टार्ट हो जाती है, उसमें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे शॉक की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसके बाद जो तीसरा यूज़ किया जाता है वो हमारे पास गैस फिल्ड या नाइट्रोक्स। गैस फिल्ड या नाइट्रोक्स सारे का सारा इसमें वही सिस्टम यूज़ किया जाता है जो हमारा हाइड्रोलिक में यूज़ किया जाता है, स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक में। लेकिन इसमें कैविटेशन को बचाने के लिए गैस फिल्ड सिलेंडर यूज़ किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन होती है और जो कैविटेशन से बचाती है और इससे हमारे शॉक की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे मोनोशॉक और ड्यूल शॉक, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पहले मोनोशॉक के एडवांटेज के ऊपर बात करते हैं कि मोनोशॉक हाईवे स्टेबिलिटी में ज़्यादा होती है, कॉर्निंग के लिए परफेक्ट होते हैं, स्मूथ रोड्स के ऊपर हमारा जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके साथ साथ ये ईजी टू ट्यून है और इसकी जो हैंडलिंग है वो ज़्यादा अच्छी होती है। और लेकिन इसके साथ साथ हम इसके जो डिसएडवांटेज हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि इनकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा हाई मेंटेन करने पड़ते, ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है इनको, और उसके साथ साथ इनकी प्राइस जो है वो ज़्यादा होती है। और इसके साथ जो हमारा एक और बैड फैक्टर देखने को मिलता है कि ये लोड को ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। इसके बाद हम आते हैं ड्यूल शॉक के ऊपर। ड्यूल शॉक के एडवांटेज ये है कि ड्यूल शॉक हमारा एक तो वेट ज़्यादा कैरी कर लेता है, चेसिस के ऊपर हमारा वेट ज़्यादा शिफ्ट नहीं होने देता, उसके साथ साथ ऑफ रोडिंग के ऊपर हमें ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ साथ जो ड्यूल शॉक है वो इजी टू मेंटेन होते हैं और उनकी प्राइस भी इतनी हाई नहीं होती। और जो हमारे ड्यूल शॉक है उनका मोस्ट कॉमन एडवांटेज ये है कि ये बहुत बुरा हमें एक्सपीरियंस देते हैं जब हम इनको कॉर्निंग के ऊपर लेके जाते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।